आपको एग्जांपल ऐसा दे दिया और इसकी लिए लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। यही क्यों होनी चाहिए, इसका रीजन क्योंकि यहीं से आप बता सकते हो कि तेजी से भागेगा, और कोई नंबर होगा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फिर वो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, आपको हर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, तो इतना टीडीएस क्वेश्चन वो देंगे नहीं। ठीक है, इवन सब्जेक्टिव में भी नहीं आएगा वैसे। तो मान लो आपको यहाँ पर मैंने दिया सपोज x टू द पावर 5 सपोज, और नीचे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 3 टू द पावर x। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, और ऊपर में भी कुछ लिख लो आप ln x, ऐसा कुछ लिख लो, और कहा गया कि इसमें आप फाइंड तो करो भाई कि क्या है ये, कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट अपीयरेंस जो इसका आ रहा है वो कितना भयंकर आ रहा है, इसको एक नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए तो इट्स नॉट इजी। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, पर इट्स नॉट इजी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हम अब अपने लॉजिक से देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। हमने देखा ये सारी चीजें किसमें रिड्यूस हो जाएंगी, जो न्यूमरेटर है उसमें एक लोगारिथमिक फंक्शन है और एक अलजेब्राइक फंक्शन है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर सिर्फ यही आएगा, इसको हमने हटा दिया। नीचे देखा एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक लोगारिथमिक फंक्शन है, तो इसको हटा दिया, इसका काम नहीं है, और एक अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको हटा दिया। तो फाइनली ये बहुत ही क्लीन सा एक्सप्रेशन मेरे सामने आ गया। अब x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये न्यूमरेटर में है तो ये सारी चीजों को इन्फिनिटी की ओर ले जाना चाहेगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी नीचे में है तो सारी चीजों को जीरो की ओर ले जाना चाहेगा। फिर जीतेगा कौन, नीचे वाला, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये 1/इन्फिनिटी यानी ये सारी चीजों को जीरो की ओर ले जाएगा, तो जीरो इसका आंसर। तो होपफुली ये लॉजिक और ये आर्गुमेंट आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको एक स्टेप में किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस लॉजिक से इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो इसको तभी यूज करते हैं जब स्पीड का कंपैरिजन आता है ना, जब स्पीड का कंपैरिजन आ जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तब इस लॉजिक को हम यूज करते हैं। या आपने जब भी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और क्वेश्चन में अलजेब्रिक, लोगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, तब इस लॉजिक को यूज किया और अपना आंसर तुरंत ले आए। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। सर न्यूमरेटर जीरो होगा ना? न्यूमरेटर क्या जीरो होगा ना? हाँ, आंसर जीरो आया, आंसर जीरो आया है ना। क्यों, क्योंकि ऊपर में यहाँ पर ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है और नीचे वाला भी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो इसकी वजह से ऊपर वाले की क्योंकि न्यूमरेटर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो ये पूरे एक्सप्रेशन को इन्फिनिटी की ओर लेके जाएगा। नीचे में डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो पूरे एक्सप्रेशन को जीरो की ओर लेकर के जाएगा। तो अब जीतेगा कौन, नीचे वाला, यानी वो पहले इन्फिनिटी तक पहुंचेगा, यानी ये 1/इन्फिनिटी के फॉर्म में आएगा, यानी पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो की हो जाएगा। तो इसका आंसर फिर आप जीरो लिखेंगे। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब एक दो छोटी बातें और कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, क्या ऐसा कह दिया, मान 10x/x, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। 1 आएगा, 1 आएगा, रिजल्ट तो 1 आएगा, ठीक बात है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने कल एक बात कही थी कि जब भी अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ साथ आ जाए तो हम एक्सपेंशन को यूज करते हैं। तो कर लिया, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, 10x का एक्सपेंशन आपको बताया गया था, इतना काफी है याद रखने की थी, इसके आगे जरूरत नहीं है। नीचे x रख लिया, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 + x² 3, तो जीरो रखने पे ये जीरो हो गया, 1 आ गया आंसर। ठीक,
तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स भी 1 होता है, tan x बाई एक्स भी 1 होता है, और एक ऐसा ही मिलता जुलता रिलेशन cos के लिए भी होता है। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर। तो फिर से वही बात कि न्यूमरेटर क्या है, एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा दिख रहा है, डिनोमिनेटर अलजेब्राइक फंक्शन जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्सपेंशन यूज करेंगे, तो फिर एक्सपेंशन यूज कर लिया। 1 माइनस cos x का एक्सपेंशन अगर किसी को याद हो तो ये ऐसा होगा, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 2 टर्म तक ही छोड़ दिया, नीचे एक्स स्क्वायर। मैं हर स्टेप करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, पर आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये आपको दिखा +1 -1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/2 फैक्टोरियल यानी हाफ आंसर होता है। तो ये भी एक रिजल्ट है, मैं लिख देता हूँ, कभी आ गया तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्या? लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स, ये 1 होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स, ये भी 1 होता है। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू हाफ होता है। तो ये तीनों रिजल्ट आप चाहें तो याद रख सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस आते रहते हैं कई बार। तो फिर हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, हम लोग इसको डायरेक्टली, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्टली यूज करके अपना जो भी आंसर है वो निकालेंगे। ये क्यों होता है ये हमने प्रूव करके दिखा दिया तीनों, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो काफी है, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब तो लॉ-पीटर रूल भी पढ़ लिया, एक्सपेंशन भी पढ़ लिया, और डोमिनेटिंग टर्म्स भी पढ़ लिए कि x अगर टेंडिंग टू 0 है तो जो लीस्ट पावर है x का वो डोमिनेट करेगा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो जो हाईएस्ट पावर है x की वो डोमिनेट करेगी। ये सारी बातें देख ली, और क्या देखा था? हाँ, ये स्पीड भी देख लिया था, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एज वेल एज अलजेब्राइक जब साथ में। तो मेरे ख्याल से हमने काफी सारे ट्रिक्स तो नहीं कहना चाहिए, काफी सारे मेथड्स समझ लिए जिससे हम लिमिट्स के क्वेश्चन अब काफी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो नाउ वी आर इक्विप्ड इनफ कि अब हम सीधे 1 to 1 कर सकते हैं लिमिट्स के एंड कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस। तो हम सीधे अटैक करते हैं एक एक करके। होपफुली आपको ज़्यादा मुश्किल आएगी नहीं, और सभी को ये समझ में आता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप जैसे चाहो वैसे बना लेना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि आपको फाइंड क्या करना है। फाइंड ऐसे लिख लेते हैं, फाइंड, चलो इसको एक जनरल सा ही लिख दिया, इसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। फाइंड द लिमिट if exists and also check the continuity at the given point। अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि हम तो केवल लिमिट की बात ही कर रहे हैं, चैप्टर तो कंटिन्यूटी का है, तो वो हमने सीखा या नहीं अभी तक। अभी उसको चेक कर लेते हैं सीखा कि नहीं। सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया, सिंपल सही ले लेते हैं। ऐसा मान लो f(x) इज इक्वल टू है 2x + 3
और अगला क्या है 3 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा है। और ये कब होगा व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर लेस देन होगा x 0 से तब भी होगा, बराबर हो जाए तब भी होगा, और दूसरा मान लिया x ग्रेटर देन 0 पर होगा। इसको हम बोलते हैं, इसका एक नाम होता है, इसको अपन बोलते हैं लिमिट विथ डबल डेफिनेशन। लिमिट्स विथ डबल डेफिनेशन, लिमिट्स विथ डबल डेफिनेशन इसको अपन बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर लिमिट की डबल डेफिनेशन होगी वहीं पर कंटिन्यूटी काम भी आएगी, क्योंकि अगर वो स्मूथ फंक्शन है तो कोई थोड़ी ना बोलेगा कि आप कंटिन्यूटी चेक करो, वो तो दिख ही रहा है। तो जहां पर डेफिनेशन ब्रेक होता है उस पॉइंट पर हम चेक करते हैं कि ये जो ग्राफ है वो टूटेगा क्या, टूटेगा तो कंटिन्यूअस नहीं है ऑर्डर से। तो मेरे ख्याल से अब हर कोई इसका सॉल्यूशन मुझे बता सकता है। लेफ्ट साइड से हिट करते हैं, कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करनी है, ऑब्वियसली 0 पर आपको दिख रहा है तो इसको लिख लिया, x=0 है ना। तो अभी हम लिख लेते हैं क्योंकि अब शुरू की बात है। तो डेफिनेशन चेंजेस एट x इज इक्वल टू 0। अगर उसने आपको ये क्वेश्चन दे दिया मानो और कह दिया कि चेक द कंटिन्यूटी, तो अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी वहीं पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि वही लॉजिकल है। अगर वो आगे से चला करके आपको बोल रहा है कि भाई x इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूटी चेक करके बता दो, तो वो अलग बात है, फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, जिस पॉइंट पे कहा गया वहीं पर चेक करना है, और एल्स जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो सबसे पहले निकाल लिया LHS, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, नेगेटिव मतलब 0 के लेफ्ट से fx। तो इसको ऐसे लिखा लिमिट x टेंड्स टू f0। x अगर 0 से कम है तो fx की जगह क्या लिखूं मैं, ये बताओ। 0 माइनस एच सर। नहीं, x अगर 0 से कम है तो fx क्या लिखूं, डेफिनेशन चेक करके बताओ। यहाँ पर आपको बता चुका है, आपको कुछ नहीं करना, बता रहा है, यहाँ से बता दूं जल्दी से। x लेस देन 0 के लिए fx की वैल्यू क्या है, 2x + 3 वेरी गुड, 2x + 3। आप देख लो ना, fx 2x + 3 कब है, x या तो 0 हो या तो लेस देन 0 हो। तो लेस देन और ग्रेटर देन वाला कब यूज करेंगे, लिमिट निकालने के लिए। इक्वल टू कब यूज करेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालने के लिए, है ना, इसीलिए ऐसा दिया है। तो अब तो ये आसान, 0 माइनस पर वैल्यू किधर की हो जाएगा, 0 और 3 की हो जाएगा, दिख रहा है। सिमिलरली जब अपने को RHL निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। सर तब भी 3 की तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। अगर ये लीनियर फंक्शन टाइप का कुछ है तब होना चाहिए ऐसा, तब भी आप बोल रहे हो 3 क्यों जा रहा है, तो x को यहाँ 0 रख दो, ये क्या बचा 3 × 1। तो आपने देख लिया डेफिनेशन, जो डबल डेफिनेशन है उसको हम लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं। तो उसने दो बातें आपसे पूछी थी, पहला कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो हमने देखा हाँ, सिंस LHL इक्वल टू RHL दिस implies लिमिट exists। हम बहुत सुंदर से हर चीज लिख रहे हैं, ऑब्वियसली आगे वाले क्वेश्चंस में ये सब नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता ही है बार बार लिखने की जरूरत क्या है। तो ये एक बात हो गई। अगला उसने आपसे पूछा था कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमने देखा कि फंक्शन किस पॉइंट पे पूछा है, 0 पर। तो 0 पर फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू कितनी है बता सकते हो, सर 2x + 3 3 है सर। ठीक है 3, सही बात है। आपने लिमिटिंग सॉरी फंक्शनल वैल्यू निकाली ना, तो लिख दिया पहले। तो कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे, fx इज इक्वल टू 2x + 3, और निकालना कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 0 पर। तो
x की जगह 0 रख दो तो ये 3 आ गया। तो therefore LHL equal to RHL equal to F0. This implies function is continuous. तो बताओ ये मुश्किल था क्या, या आप कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। और यूज क्या है, कुछ भी नया नहीं है, जो हमने पढ़ा है वही लिमिट की कहानी है। वैसे तो लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो हमने देखा है, पर यूज क्या किया लिमिट का, पहली चीज। दूसरा, सिर्फ ये देखना हमने सीखा कि जो डबल डेफिनेशंस आ जाएंगे तो उनको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लेते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे लेते हैं, और कैसे ये जज करते हैं कि कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर निकालना है, ये भी हमने थोड़ा बहुत सीख लिया। तो अब ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो केवल इन्हीं बातों पर घूमता रहेगा, सिर्फ लिमिट्स निकालने के तरीके बदलते जाएंगे। तो दूसरा भी देख लिया, एफ को मान लिया, ऐसा लिख दिया मैंने x² - 1। ये कब होगा, जब x होगा लेस देन और इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा -(x²) - 1। ये कब होगा, जब x है ग्रेटर देन 1। ये डेफिनेशन, ठीक है। तो अब आप देखो कि हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, है ना, हम टेबुलर फॉर्म या ग्राफिकल मेथड से नहीं कर रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं। तो पहले लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके लिए हमने बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, यानी कि अगर 1 के लेफ्ट में जाएंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, पहले तो वो चेक किया। तो दिख रहा है ये, है ना x अगर सॉरी लेस देन 1 है ना, ये हो जाएगा x लेस देन 1 है, ये 1 है, 1 से छोटा, तो x² - 1। अब x² की जगह 1 रख दो तो ये क्या आ जाएगा, 1² - 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर अब आप RHL निकाल। RHL के लिए लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx का मतलब अब हमें वो वाला fx चाहिए जो x इज इक्वल टू 1 से थोड़े से ज्यादा पर डिफाइंड, यानी 1 के राइट पे डिफाइंड। तो 1 के राइट पर तो यही डिफाइंड, ये आ गया -(x²) - 1। तो इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से हर किसी ने अभी तक देख ली होगी, -2 ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, therefore लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। ये आपको दिख गया। तो इससे हमने क्या क्या कंक्लूड कर लिया, पहला किया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। और अगला भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शन is discontinuous at x is equal to 0। अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं आएगी, है ना। तो इसको फिर अलग से फंक्शनल वैल्यू चेक करके कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग में भी आप क्या चेक करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड वैल्यू बराबर नहीं है तो फिर तीनों भी बराबर नहीं होंगे। जब दोनों ही बराबर नहीं है तो इसी पर बेस हमने थोड़े बहुत और क्वेश्चन कर लिए। मान लिया कि हमारे पास सब एक ऐसा डेफिनेशन है कि fx इज इक्वल टू क्या है, ये तो चलो कर लिया था, चलो ऐसा कर लेते हैं। हमने कर लिया, मान लो कि फाइंड लिमिट x इज टेंडिंग टू 5 fx, ये हमें फाइंड करना है। और वेयर
एफ एक्स को दे रखा है मॉड एक्स -5, ऐसा दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे ये बताओ, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सर मॉड का वो बनाएंगे, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। ठीक, वेरी गुड। या तो आप अलग से बना लो या डायरेक्टली लिख दो। तो चलो हम लेफ्ट हैंड लिमिट करके देखते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट लिख करके देखते हैं पहले। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 5 माइनस, यानी हम 5 से थोड़ा कम लेते हैं तो fx की वैल्यू क्या आएगी? 5 से अगर आप x को थोड़ा कम रखोगे तो fx की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, क्या आनी चाहिए? बताओ, ये मैंने पढ़ाया होगा आपको रेमेडियल क्लासेस में, मॉडुलस कैसे देखते हैं। सर -6 -5। चलो मॉड के बारे में बताओ मुझे, मॉड कैसे अपने वैल्यू को देता है? जैसे मैंने कहा सर एक बार प्लस एक बार माइनस सर, मॉड प्लस मतलब चलो, एक्स माइनस प्लस नहीं, दोनों हो सकता है। वो मैं बता देता हूँ एक बार। नहीं, मॉड प्लस माइनस नहीं हो सकता है। अगर मॉड 5 आ जाए, सर नहीं, मॉड के अंदर का वैल्यू सर प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना। सर जब कैसे? राइट हैंड में रहेगा तो प्लस देगा, जब लेफ्ट हैंड में रहेगा तो माइनस देगा। हाँ, देखो मॉड सही है बेसिकली सर। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ना, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्टेंस क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस Positive। हमेशा नो सर। पॉजिटिव ही होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। कैसे? मान लो x अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब मॉड के अंदर आपको ये पता है कि मॉड जो है ये आपको डिस्टेंस दे रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, सोचने की बात ही नहीं। अब क्या सोचना है कि भाई जो अंदर वैल्यू है ना वो क्या है? तो वो अगर मान लो 5 है, तो क्या 5 पॉजिटिव है? तो हाँ, 5 तो पॉजिटिव है। तो 5 पॉजिटिव है तो 5 डिस्टेंस हो सकता है। तो उसी तरह से x अगर पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर x नेगेटिव है, इसको कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं, इसी डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जैसा है वैसे ही बाहर निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x अगर नेगेटिव है तो ध्यान दो, x नेगेटिव है तो क्या होगा? मान लो कुछ भी हो सकता है, -3 मान लो, तो -3 हो गया ये। तो हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो -3 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करें कि ये प्लस हो जाए? बताओ। माइनस कर देंगे, माइनस से -1 मल्टीप्लाई करोगे, वेरी गुड। इसको ऐसे कर दोगे, माइनस ऑफ -3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? -x। ये माइनस क्वांटिटी नहीं है, ध्यान दो, ये माइनस क्वांटिटी नहीं है, ये प्लस है। क्यों? क्योंकि ये तो माइनस है, लेकिन ये x भी माइनस है अपने आप में, कुछ -5 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डायरेक्शन की वजह से, या आप कहोगे कि भाई ये जो डिस्टेंस है पॉजिटिव है तो ये अंदर में फिर माइनस कैसे आ जाता है? वो तो डायरेक्शन की वजह से आता है। अगर मान लो राइट की तरफ है, सपोज, एक मिनट, अगर राइट की तरफ है तो 5 लिखते हैं हम, मान लो, तो 5 की 5 आ जाता। अगर वही हम ओरिजिन से, मान लो ओरिजिन से राइट में 5 है ए की तरफ, तो ये 5 है। अगर बी की तरफ आते तो इसको हम लोग बाई कन्वेंशन -5 बोलते हैं, पर डिस्टेंस तो 5 ही है ना, डिस्टेंस थोड़ी ना -5 हो गया। तो इसका मतलब वो डायरेक्शन की वजह से -5 दिखा रहा है, तो आपको खुद से माइनस बाहर मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि वो प्लस हो जाए। हाँ, अब बताओ क्या दिक्कत है? सर सर वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेचर तो हो सकता है ना पॉजिटिव नेगेटिव। नेचर मतलब क्या कहना चाहते हो? तो सर पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ, x तो पॉजिटिव नेगेटिव हो ही सकता है, x में कोई दिक्कत नहीं। मतलब देखो, मैं एक बात बता देता हूँ तुम्हें, फिर से देखो कि जैसे हमने लिखा √x, मान लो ऐसे,
या रूट एक्स स्क्वायर जैसे होता है। तो रूट एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स नहीं होता है, सॉरी, रूट एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर नहीं होता है, ये गलत है। ये क्या होता है, सॉरी फिर से मैं गलत लिख रहा हूँ, रूट एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स नहीं होता है, ये मॉड एक्स होता है। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता था। फॉर एग्जांपल अगर मैंने x को रखा 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब x को आपने रखा 5, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 25, ये 5 आपको पता है। अगर आपने x को रखा था -5 मान लो, तो -5 का स्क्वायर भी क्या होता है, 25, तो यहाँ से ये 5 आ गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है, यहाँ तो x 5 था, तो हम इस प्रोसेस से गए तो 5 आया, अच्छी बात है। यहाँ आप कह रहे हो x -5 है, तो यहाँ पर ये 5 आ गया, ये तो गड़बड़ हो गया। 5 इज इक्वल टू -5 है, इसीलिए ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम इस तरह से नहीं इसको डिफाइन करते हैं, मॉड से डिफाइन करते हैं। तो मॉड जो है वो पॉजिटिव, मॉड के अंदर x है अगर अननोन है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है ना, आप देख ही रहे हो। लेकिन पूरा का पूरा जो मॉड एक्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो x जो है वो पॉजिटिव है, तो मॉड x के अंदर जो x है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। अगर x का नेचर नेगेटिव है यहाँ पर, तो मॉड x तो पॉजिटिव ही होगा, तो फिर यहाँ पर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये -x लिखा जाएगा। लेकिन अभी भी ये पॉजिटिव ही है, मॉड x भी पॉजिटिव ही है। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है, तो -x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। और अगर नंबर्स है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, क्योंकि नंबर तो आपको पहले ही पता है, नंबर तो आपको पहले ही पता है कि वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ मॉड -5, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसको मॉड 5 होना चाहिए, है ना। x जरूर हो सकता है नेगेटिव, लेकिन मॉडुलस के अंदर नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब 5 ही है, तो आप अलग से इसको क्यों लिख रहे हो पता नहीं, तो ये लिखने का तरीका सही नहीं है। हाँ, अगर ये सॉल्व कर रहे हो आप और फाइनली ये -5 मॉड के अंदर आ जाए, तो वो समझ में आता है कि आपको समझ नहीं आया था स्टार्टिंग में और आपने ऐसे सॉल्व किया, क्योंकि अगर आपने कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला हो तो आपको ये बताया गया होगा कि जो कन्वेंशन होता है नेमिंग का वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ABC। आप में से किसी बच्चे ने अगर मान लो सारी चीजें सेम रखी और इसको ABC क्लॉकवाइज करके सॉल्व कर लिया, तो एरिया का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ से आंसर 20 आ रहा है तो यहाँ पर -20 आएगा डायरेक्शन की वजह से। तो इसीलिए हम यहाँ पर मॉड लगा देते हैं, क्योंकि अगर आपको शुरू में ही समझ नहीं आया तो आप मॉड आपका काम कर लेगा। लेकिन अगर आप शुरुआती मॉड से कर रहे हैं, पहले ही स्टेप में आप मॉड और उसके अंदर वैल्यू लिख रहे हैं, तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ -5 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि ये तो पॉजिटिव ही होता है, तो फिर आप -5 लिख भी क्यों रहे हो, तो +5 ही आएगा। लेकिन x है तो वो कुछ भी हो सकता है ना, x के लिए तो हम गारंटी नहीं ले सकते, तो इसीलिए x के लिए हम डिफाइन करते हैं कि x ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 होता है तब दिक्कत होती है, यहाँ पर तो x आपका किधर जा रहा है, 5 की ओर जा रहा है, यहाँ जो x है वो 5 की ओर जा रहा है, यानी मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो 5 की तरफ जा रहा होगा, तो 0 से तो बहुत ज्यादा ही है, तो इसकी वैल्यू x -5 ही रहेगी। अगर आप RHL लो तो भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आप RHL लेते हो तो भी तो एक वही बात है ना, fx लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, तो अब आप 0 पर नहीं हो, 5 पर हो, तो 5 पर तो 5 एक पॉजिटिव वैल्यू है, वहां पर तो डेफिनेशन चेंज होने की कोई बात ही नहीं। अगर ये ऐसा होता x -5 पूरा मॉड, तब जरूर हम चेक करते, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये यहीं पर है, केवल मॉड x की बात कर रहे हैं, तब तो मॉड x 0 पर ही डिफाइंड होगा, मतलब उसका डेफिनेशन चेंज होगा, तो 5 पर तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो कोई बात ही नहीं है, तो पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव लिख दिया इसको, x -5, दोनों बराबर ही, तो इनको क्लब करके सीधे ऐसा लिखा जा सकता है, और इसीलिए क्वेश्चन वाले ने आपको सीधे यही बताया है। तो ये आ रहा है आपका x -5, 5 रख दो तो 5 - 5 विच इज इक्वल टू 0।
तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, वो मैं करूँगा नहीं, वो भी बहुत आसान है, इन्हीं तरह की चीज़ों पर है कि आपको निकालना है। जैसे f(x) आपको डिफाइन कर रखा है mod x by x, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 होगा कब? जब x की वैल्यू 0। तो बताना है आपको चेक फॉर कंटिन्यूटी। तो इसमें डेफिनेशन चेंज हो रहा है 0 की वजह से भी और मॉड की वजह से भी, तो दोनों आपको करके देखना है। तो अगर आपने ये खुद से कर लिया तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, इसका मतलब नहीं कर पाए तो कोई क्लास में तो कल करेंगे। तो होपफुली द डिस्कशन फॉर टुडे वाज सफिशिएंट। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो, और नोट कर लो तो फिर मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये सबने नोट कर लिया ये क्वेश्चन? यस सर। कंटिन्यूस नहीं है हाँ, क्या हुआ? सर, कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस नहीं है, ठीक बात है, मान लिया, लेकिन इसको Yes, आप sir, एक बार नहीं दिखा है। भी देना है ना। आप देख सकते हो 0 पर है, तो 0 के राइट में जाएंगे तो ये +1 आ जाएगा, है ना। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? या तो 0 से ज्यादा हो जाएगा या 0 से कम। तो 0 से ज्यादा पर mod x पॉजिटिव होता है, तो x by x 1 आ जाएगा। लेफ्ट की हो जाओगे तो -x बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है वो, तो -x by x -1 होता है।